अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में। 3 बेसिक लॉज गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन इन क्लासिकल मैकेनिक्स इन 1686। सर आइजैक न्यूटन ने 3 बेसिक लॉज दिए थे क्लासिकल मैकेनिक्स या न्यूटनियन मैकेनिक्स इसको कहते हैं, जो न्यूटन की फिजिक्स से 19वीं सदी से पहले पहले। अच्छा, उसके बाद की जो फिजिक्स होती है उसको मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। अब यहाँ पर जो 3 बेसिक से लॉ हैं, वैसे तो बहुत सारे लॉज दिए हैं सर न्यूटन ने, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है, इसके बाद और भी हैं। तो हमारे पास बेसिक जो हैं वो 3 लॉज हैं। दीज लॉज गिवन रिलेशनशिप बिटवीन फोर्सेस एंड मोशन। इन लॉज में आप पढ़ेंगे फोर्स और मोशन का ताल्लुक, चीज़ों के चलने के बारे में फोर्स की वजह से, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ स्टेट दैट एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, कोई चीज़ रुकी हुई हो और इन यूनिफॉर्म मोशन या एक जैसी रफ्तार से चल रही हो, रिमेन सेम स्टेट, वो उसी हालत में रहेगी। अगर कोई चीज़ रुकी हुई है या एक जैसी रफ्तार से चल रही है ऑन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब बिल्कुल सीधी, तो वो उसी हालत में रहेगी अनलेस एक्टेड अपॉन सम एक्सटर्नल फोर्स, जब तक उस पर एक्स्ट्रा फोर्स ना लगाई जाए या अनबैलेंस फोर्स ना लगाई जाए। वैसे तो कोई चीज़ अगर रुकी हुई होती है या चल रही होती है वो फोर्सेस की वजह से ही, जैसे अगर कोई चीज़ रुकी हुई है उस पर बैलेंस फोर्सेस लग रही हैं, लेकिन अगर उसमें उसकी स्टेट को हम जो है बिगाड़ना चाह रहे हैं, उसको रेस्ट से मोशन में लाना चाह रहे हैं, तो एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ेगी, तब जाकर वो रेस्ट से मोशन में आ जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर आप इसमें एक चीज़ नोट करें, जैसे ये टेबल पर कोई ये बॉक्स पड़ा हुआ है, एक डब्बा पड़ा हुआ है टेबल पर, इसका वज़न नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, उसके बदले में रिएक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ टेबल लगा रहा है, दोनों बराबर होते हैं, रिएक्शनल फोर्स बराबर है वेट के। अब 2 फोर्सेस तो इस पर लग रही हैं, लेकिन ये बैलेंस फोर्सेस हैं, ये बैलेंस फोर्स हैं। ये बॉक्स जो है ये रुका हुआ है, रेस्ट में है। अब न्यूटन ये कहता है कि जब तक इस पर एक्सटर्नल फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाई जाएगी, ये अपनी हालत चेंज नहीं करेगा। तो इस तरह से न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया इसे क्यों कहते हैं? इनर्शिया का मतलब होता है, इनर्शिया मीन्स सुस्ती, लेजीनेस। ये जो है इसकी मीनिंग हमारे पास इस तरह से आती है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच मेंटेन द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। इनर्शिया जो है मैटर की वो प्रॉपर्टी है जो उसे उसकी हालत में मेंटेन रखने की जिम्मेदार होती है या मेंटेन रखती है। जैसे ये बॉक्स से रुका हुआ है तो ये रुके रहना चाहता है, कोई चीज़ अगर एक जैसी रफ्तार से सीधी चल रही है वो चलती रहना चाहती है। तो इनर्शिया मीन्स एन ऑब्जेक्ट इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। हम कह सकते हैं रिमेन सेम स्टेट। इनर्शिया का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ अगर रुकी हुई है तो वो रुकी रहना चाहती है या रुकी रहेगी, या कोई चीज़ यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो चीज़ इसी तरह से चलती रहेगी एक सीधी लाइन में, जब तक उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगाएं। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी यही कहता है। तो इनर्शिया और न्यूटन का फर्स्ट लॉ सेम स्टेटमेंट है, इसी वजह से इसको कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, इस तरह से। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एक और पॉइंट देख लेते हैं। इनर्शिया मीन्स एन ऑब्जेक्ट इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन रिमेन सेम स्टेट, ऑब्जेक्ट हैविंग जीरो एक्सेलरेशन। इनर्शिया का मतलब होता है ऑब्जेक्ट के पास जीरो एक्सेलरेशन होगी। वो जो है ऑब्जेक्ट यहाँ पर रुका हुआ है या यूनिफॉर्म मोशन में, उसके पास एक्सेलरेशन जीरो होगी। एक्सेलरेशन का मतलब होता है रफ्तार का चेंज होना, जैसे वेलोसिटी का कम होना या ज़्यादा होना, या वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होना, इनमें से कुछ भी हुआ तो यहाँ पर जो है जैसे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है। अगर कोई चीज़ सीधी जा रही है, वेलोसिटी जो है एक स्ट्रेट लाइन में है, जब तक वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, अगर कोई बंदा सीधे जाता है ऐसे घूम जाता है तो उसमें भी वेलोसिटी चेंज हो गई। वेलोसिटी चेंज हुई मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज हुई, तो एक्सेलरेशन तब भी आ गया। फर्स्ट लॉ गिव्स द क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। देखो, न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो फोर्स के बारे में ऑरली बताता है, इसकी मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं इसमें, हम सिर्फ और सिर्फ फोर्स की डेफिनेशन दे रहा है, क्वालिटेटिव डेफिनेशन। ये बता रहा है कि फोर्स लगने से
अनबैलेंस फोर्स लगने से चीज़ें जो हैं वो अपनी हालत तब्दील करती हैं, वरना वो उसी हालत में रहेंगी। तो दूसरे लॉ में, सेकंड लॉ में हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ गिव्स द डेफिनेशन यहाँ पर जो है ना क्वालिटेटिव डेफिनेशन है, वहाँ पर क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है, वो उसमें फॉर्मूला मिलता है। तो दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा लॉ फोर्स की डेफिनेशन देता है। वहाँ पर फर्स्ट लॉ भी पढ़ लेते हैं कुछ बच्चे, सेकंड लॉ भी। तो यहाँ पर फर्स्ट लॉ जब आएगा उसके साथ आएगा क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स, ओरली डेफिनेशन देता है। वहाँ पर सेकंड लॉ जो है वो फोर्स की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन देता है, मिकदार बताता है। अब आते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ पर। न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये क्या कहता है? स्टेट दैट व्हेन वी अप्लाई अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब हम एक्स्ट्रा फोर्स, जैसे फर्स्ट लॉ में बताया कि एक्सटर्नल फोर्स से चीज़ें अपनी हालत चेंज करती हैं, अब यहाँ पर बता रहा है व्हेन वी अप्लाई अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब हम अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करते हैं, इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, ये फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कराती है। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन उसकी वेलोसिटी में जैसे चेंज आ जाना। जैसे अगर कोई रुकी हुई चीज़ है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी ज़ीरो है, फाइनल वेलोसिटी भी ज़ीरो है, तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो आएगी। लेकिन अगर कोई चीज़ अगर कोई चीज़ रुकी हुई है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी ज़ीरो है, फाइनल वेलोसिटी भी ज़ीरो है, तो एक्सेलरेशन क्या आएगी? ज़ीरो। अब यहाँ पर रफ्तार जो है चेंज नहीं हो रही, इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी ज़ीरो है, फाइनल वेलोसिटी भी ज़ीरो है, और एक्सेलरेशन अगर आप फॉर्मूले से निकालेंगे वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, तब इसकी ज़ीरो माइनस जो ये एक्सेलरेशन ज़ीरो ही आ जाएगा। यहाँ पर जो है हमारे पास हर उस चीज़ की एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है जो रेस्ट में हो या जो एक जैसी रफ्तार से चल रही हो। मिसाल के तौर पर कोई गाड़ी है 30 मीटर पर सेकंड से चल रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम है, तब भी एक्सेलरेशन ज़ीरो आएगी। 30 माइनस 30 कर देंगे आप। तो जो चीज़ यूनिफॉर्म मोशन में हो सीधी लाइन में, उसकी भी एक्सेलरेशन ज़ीरो, जो चीज़ रेस्ट में उसकी भी एक्सेलरेशन ज़ीरो। अब न्यूटन का सेकंड लॉ हमें बताता है कि जब हम अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। इसकी रेस्ट से अगर कुछ ना कुछ रफ्तार बढ़ जाए, इनिशियल से जैसे 5 हो जाए मिसाल के तौर पर, पहले 0 थी वेलोसिटी, फिर 5 हो गई, फिर उसके अंदर एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो और चलती हुई चीज़ को अगर आप रोकेंगे तो 30 से कम हो गई वेलोसिटी या 30 से ज़्यादा हो गई, उसमें भी एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से जब हम अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करते हैं किसी चीज़ पर, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन आती है। एक्सेलरेट का मतलब होता है रफ्तार का बढ़ना या कम होना। यहाँ पर अब दूसरा क्या है? The acceleration is directly proportional to the applied force. Acceleration applied force से directly proportional है। जितनी ज़्यादा force अप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा acceleration होगी। इसको फर्स्ट इक्वेशन कह देते हैं। उसके बाद the acceleration is inversely proportional to the mass. वो acceleration जो है वो inversely proportional है मास से। inversely proportional का मतलब होता है एक चीज़ के बढ़ाने से दूसरी चीज़ कम हो। अगर हम मास बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगी। इनका इन्वर्स रिलेशन है। ये इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। अब दोनों को जब कंबाइन करते हैं, अब ये मैथ आ गई सारी, कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2। अब एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। इनको दोनों को इकट्ठा करके लिखा हमने इक्वेशन 1 को और 2 को। अब हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर यहाँ पर कांस्टेंट आता है के, इसको हमने कांस्टेंट लगाया, एफ ऐसे का ऐसा, एम ऐसे का ऐसा। अब क्या होगा? अब हम k इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ k इज 1। यहाँ पर जो है k की वैल्यू 1 है। अब हम क्या करेंगे? k की जगह पर 1 लिखा, और ये m जो डिवाइड से इस तरफ आ जाएगा तो a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। f इज इक्वल टू एम ए, 1 से मल्टीप्लाई करें कोई भी रकम को फर्क नहीं पड़ता, f आ जाएगा ऐसे का ऐसा। f इज इक्वल टू एम ए या f इज इक्वल टू एम ए, इसको यूं भी लिख सकते हैं, पहले लिखेंगे बाद में। दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन मैथमेटिकल फॉर्म। ये न्यूटन के सेकंड लॉ मैथमेटिकल फॉर्म है, और इसी फॉर्मूले से आप मास भी मालूम कर सकते हैं। मास का फॉर्मूला बन जाएगा, इसमें a जो है डिवाइड में आ गया यहाँ पर, f अपॉन a, दिस इज फॉर्मूला फॉर मास। और अगर एक्सेलरेशन मालूम की जाए तो मास डिवाइड में आ जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। तो 3 फॉर्मूले बन जाते हैं इस a की फॉर्मूला से। उसके बाद यहाँ पर हम जो है देख सकते हैं, दिस लॉ गिव्स द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। ये लॉ हमें एक्सेलरेशन की डेफिनेशन देता है। ये बताता है
कि जब हम अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन दे रहा है, ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। इसको लॉ ऑफ एक्सेलरेशन कहते हैं, यही वजह है कि इसे लॉ ऑफ एक्सेलरेशन कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। दिस लॉ गिव्स द क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। ये लॉ हमें फोर्स की मेजरमेंट देता है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट देता है, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन देता है फोर्स की कि F इज इक्वल टू ma, या ये लॉ हमें बताता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स। तो ये क्वांटिटेटिव, उसकी मिकदार बताता है, उसकी डेफिनेशन देता है, उसको डिफाइन करता है। उसके बाद हमारे पास होता है दिस लॉ गिव्स द फॉर्मूला ऑफ फोर्स। ये सेकेंड लॉ जो है फोर्स का फॉर्मूला देता है। उसके बाद हम जो है न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ेंगे। न्यूटन का थर्ड लॉ जो है, न्यूटन का थर्ड लॉ हमें एक्शन और रिएक्शन के बारे में बताता है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये इसकी स्टेटमेंट है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, हर अमल का एक रद्द अमल होता है। कोई हम एक्शन करते हैं, एक्शन फोर्स को यहाँ पर कहा गया है, कोई हम एक्शन वाली फोर्स लगाते हैं तो रिएक्शन में भी हमें फोर्स मिलती है। या इसकी स्टेटमेंट दूसरी ये भी होती है, फोर्सेस ऑलवेज कम्स इन पेयर। जो फोर्सेस हैं वो हमेशा जोड़ी में आती हैं, सिंगल फोर्स कोई भी नहीं होती। हर अमल का एक रद्द अमल होता है, ये एक लॉ है। एग्जाम्पल, जैसे एक बॉडी ए है, वो जो फोर्स लगाती है किसी दूसरी बॉडी बी पर, इसको कहेंगे एक्शन। बदले में बॉडी बी भी उतनी ही फोर्स इस पर वापस लगाएगी, उसको कहेंगे रिएक्शन। एक्शन प्लस रिएक्शन इज इक्वल टू पेयर। एक्शन प्लस रिएक्शन इज इक्वल टू पेयर ऑफ फोर्सेस। हमेशा फोर्सेस जोड़ी में आती है। उसके बाद अब यहाँ पर देखें, फोर्स वो जो बॉडी ए ने बी पर लगाई, ए टू बी, ये फोर्स बराबर है उस फोर्स के जो बॉडी बी ने ए पर लगाई, बी टू ए, इसको पढ़ेंगे बी टू ए। बदले में ये है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में लगी, इस वजह से माइनस का साइन आ गया। जितनी फोर्स हमने किसी चीज़ पर लगाई उतनी ही रिटर्न में मिलेगी, लेकिन ये माइनस का साइन हमें बताता है अपोजिट डायरेक्शन। फोर्स ए टू बी इज इक्वल टू फोर्स बी टू ए, लेकिन माइनस का साइन मतलब अपोजिट डायरेक्शन। इस लॉ से हमें यह सीखने को मिला, एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। एक्शन और रिएक्शन हमेशा बराबर होते हैं। अगर 20 न्यूटन फोर्स लगाएंगे, बदले में भी आपको 20 न्यूटन फोर्स ही मिलेगी। जैसे मिसाल के तौर पर दीवार पर आपने थप्पड़ मारा, तो आहिस्ता मारेंगे तो बदले में दीवार भी आपको आहिस्ता ही जो है फोर्स अप्लाई करेगी, रिटर्न करेगी, आपके हाथ में कम दर्द होगा। तेज़ अगर आप दीवार पर थप्पड़ मारेंगे तो ज़्यादा फोर्स रिटर्न होगी, बदले में आपको ज़्यादा तेज़ जो है फोर्स मिलेगी, तो दुख ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर इस लॉ से हमें ये पता चला, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज नॉट ऑन सेम बॉडी। एक्शन एक बॉडी पर हुआ, रिएक्शन दूसरी बॉडी पर हुआ। एक्शन और रिएक्शन कभी भी एक बॉडी पर नहीं होते, दोनों अलग अलग बॉडी पर, एक पर एक्शन हुआ दूसरी पर रिएक्शन। और इससे हमें यह सीखने को मिला, एक्शन एंड रिएक्शन आर अपोजिट इन डायरेक्शन। एक्शन की डायरेक्शन ये है, रिएक्शन की डायरेक्शन उसके अपोजिट है। एक्शन इस डायरेक्शन में हुआ, रिएक्शन इस डायरेक्शन में होगा। उसके बाद हमें ये सीखने को मिला, ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। इस लॉ को, न्यूटन के थर्ड लॉ को ये भी कहा जाता है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं MCQs के साथ। अल्लाह हाफिज़।